तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें आज हम बात करेंगे अभी जो चैप्टर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, जो मानकीकरण संबंधित था, जिसमें कई तरह की भौतिक राशियों, व्युत्पन्न राशियों, पूरक राशियों और कई हमने औजारों के बारे में भी उसमें चर्चा की थी। तो आज हम लेके आए हैं उसी से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, BIS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, BIS का फुल फॉर्म क्या है। BIS दोस्तों क्या है, एक प्रकार की एक संस्था है जिसमें जो भारत में जो विद्युत के जो उपकरण हैं उनके मानकों का निर्धारण करती है। किसका? मानकों का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे BIS का फुल फॉर्म होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसमें ऑप्शन अपने को इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा और इस तरह से बोलेगा कि BIS का फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बेसिक इंटरसेप्टर इन स्टैंडर्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो हमें सही ऑप्शन कौन सा लगाना है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये होता है ISO। ठीक है, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका इसका प्रयोग किया जाता है। किस पर किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। मात्रकों की एसआई प्रणाली में कुल कितनी मूल राशियाँ होती हैं? ये चीज़ मैं आपको पहले पहले बता चुका हूँ। मात्रकों की एसआई प्रणाली में कुल कितनी मूल राशियां हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 15। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मात्रकों की एसआई प्रणाली में कुल 7, कितनी? 7 मूल राशियां होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं मूल राशियां। ठीक है, मैंने बताया था 2 होती हैं आपकी संपूरक राशियां। ठीक है, संपूरक राशियां। और आपकी 15 जो होती हैं वो होती हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां। तो यहाँ पे 15 भी दिया है ऑप्शन में, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 15 कौन सी होती है? व्युत्पन्न राशियां। 2 होती हैं संपूरक राशियां और 7 होती हैं मूल राशियां। तो इस चीज़ का आप विशेष कर ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन अपना क्या आएगा? ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पे मेरा? 7। टोटल कितनी? 7 मूल राशियां हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोणीय वेग जो कि एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। देखिए इसमें ही अपना आंसर छुपा हुआ है। कोणीय वेग क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखिए कोणीय वेग बोला उसने। कोणीय वेग क्या है? एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। व्युत्पन्न राशियाँ कितनी होती हैं? मैंने बताया था 15 होती हैं। कितनी होती हैं? 15। तो टोटल व्युत्पन्न राशियाँ कितनी होती हैं? 15। अब इन 15 राशियों में से उसने पूछ लिया है आपसे कि कोणीय वेग जो कि एक व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में है रेडियन, दूसरे में है स्टेरेडियन। ये थोड़ा लिखने में गलत हो गया है, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। ठीक है दोस्तों, ये होता है स्टेरेडियन। ठीक है, कोणीय वेग हो गया। इसके बाद रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, और डी है रेडियन प्रति मीटर। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको गौर करने वाली है, कॉमन सी बात है। यहाँ पे वेग दिया है। ठीक है, वेग दिया है, कोणीय वेग दिया है। तो वेग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इस वेग की भी यहाँ पे इकाई तो होगी। तो वेग की इकाई हम या तो मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, या मीटर प्रति सेकंड में होती है, या प्रति मीटर भी हो सकती है। तो इन दोनों में से ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में वेग की इकाई नहीं दी है। अब बचे हमारे ये दोनों। ठीक है, तो इन दोनों में से ही हमारा जो भी ऑप्शन होगा इन दोनों में से ही होगा। तो इन दोनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है? या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखिए कोणीय वेग, मैंने बताया था कोणीय वेग की इकाई रेडियन
प्रति सेकंड होती है। ठीक है, क्या होती है? रेडियन प्रति सेकंड। मीटर में डिनोट नहीं करते हैं क्योंकि हमारा CGS प्रणाली में जो होता है वो होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो कभी भी अगर मूल इकाई के बारे में पूछ लिया जाए या व्युत्पन्न इकाई के बारे में पूछ लिया जाए तो सेकंड सबसे छोटी इकाई ही ली जाती है। सेंटीमीटर से छोटी इकाई होती है, ग्राम होती है, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर की छोटी इकाई, सेकंड समय की सबसे छोटी इकाई होती है, इसीलिए हम सेकंड ही लेते हैं। तो रेडियन प्रति सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रेडियन प्रति सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। अगला है अपना क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता किस राशि के अंतर्गत आती है? ज्योति तीव्रता किस राशि के अंतर्गत आती है? तो ज्योति तीव्रता किस राशि के अंतर्गत आती है, ये देखिए बताता हूँ आपको। एक होता है मूल राशि, संपूरक राशि और व्युत्पन्न राशि, और इनमें से कोई नहीं। तो ये 3 ऑप्शन हमें दिए हैं, 4 ऑप्शन, इसमें से मेन जो है, देखिए ज्योति तीव्रता जो होती है वो अपनी जो राशि होती है वो होती है मूल राशि। क्या होती है? ज्योति तीव्रता अपनी मूल राशि होती है, और इसकी जो कौन सी होती है? मूल राशि। अपन ने पढ़ा था जो हमारी 7 जो राशियां हैं वो है 7 जो होती हैं वो मूल राशियां अपनी होती हैं। और ज्योति तीव्रता की जो इकाई होती है वो होती है, मैंने बताया था, कैंडेला। ठीक है, क्या होती है? कैंडेला। ये इकाई होती है कैंडेला की। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारा जो है, ठीक है, कैंडेला इसकी मेन इकाई होती है। चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी की इकाई क्या होती है? तो अपने को ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई पूछ ली है उसने। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में हम क्या बताएंगे? घनत्व, घनत्व यानी यहाँ पर कोई भी स्क्वायर तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि घनत्व क्या होता है, या तो क्यूब में होता है या स्क्वायर में होता है, घन मीटर में होता है। तो यहाँ पे वेबर एक ऑप्शन दिया है उन्होंने, वेबर। ठीक है, वेबर तो होगा नहीं क्योंकि वेबर किसकी इकाई है? वेबर है आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की इकाई। किसकी इकाई है? चुंबकीय बल रेखाओं की। तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। दूसरा है अपना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय बल रेखाओं की इकाई है ये भी। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की। और यहाँ पे आएगा टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है, यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला, अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो मेन तो यहाँ पे हमें टेस्ला ही लिखना है क्योंकि इसकी जो एसआई इकाई है वो टेस्ला ही है। परंतु अगर ये दोनों क्वेश्चन में आंसर में दे दें, अगर ये दोनों दे दें तो हमें ये दोनों ही ऑप्शन सही लगाने हैं क्योंकि ये चीज़ क्या है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। ये दोनों सही हैं। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम आए ठोस कोण। ठीक है, ये कोण लिखा गया है, इसको कोण पढ़िएगा आप, कोण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आप इसको? कोण, कोण। ठीक है, ठोस कोण जो कि एक संपूरक भौतिक राशि है। ठीक है, संपूरक भौतिक राशि है। 2 राशियां होती हैं संपूरक, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। 2 राशियां होती हैं संपूरक, कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी ठोस कोण। कौन सी होती है? ठोस कोण। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको, लिख करके बता देता हूँ। ये होती है ठोस कोण और एक होती है प्लेन कोण। ठीक है, ये 2 मेरी संपूरक राशियाँ होती हैं। ठोस कोण, तो ठोस कोण जो एक संपूरक भौतिक राशि है का मात्रक क्या है? एक होता है रेडियन, वेबर, टेस्ला, स्टेरेडियन। तो यहाँ पे मैंने आपको उसमें बताया था कि एक जो ठोस कोण होता है, ठोस कोण की जो राशि होती है, ठोस कोण की होती है रेडियन। ठीक है, और सॉरी ठोस कोण की स्टेरेडियन, सॉरी ठोस कोण की होती है स्टेरेडियन और प्लेन कोण की होती है रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे ठोस कोण की पूछिए तो आंसर अपना क्या आएगा? स्टेरेडियन। ठीक है, टेस्ला, वेबर ये अपन अभी पढ़ चुके हैं। रेडियन होती है प्लेन कोण की इकाई। ठीक है, तो इसका इस चार ठोस कोण की जो एक संपूरक भौतिक राशि है का मात्रक है स्टेरेडियन।
ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के मानकीकरण के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी? यहाँ देखना, एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर मैंने जहाँ तक मुझे याद है, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग उपयोग करते हैं ISI मात्रक, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा राष्ट्रीय स्तर पर। अब सीधी सी बात तो ये है कि अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर मेरा ISI का हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक क्वेश्चन, तो एक आंसर तो मेरा यहाँ पे ख़त्म कि ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब बचा कौन सा? BIS। तो BIS भी एक प्रकार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये भी राष्ट्र संबंधित है, मतलब भारत का ही है। अब बचा मेरा ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑफ क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, ये होता है मेरा इंटरनेशनल। तो मेरा आंसर क्या आएगा? ISO। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के मानकीकरण के लिए ISO संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातुओं की वस्तुओं को काटने के लिए निम्न में से किस प्रकार के हस्त औजार का उपयोग किया जाता है? यार धातु, जैसे जो मेटल होती है, उन मेटल की जो वस्तुएं होती है, उनको काटने के लिए किस प्रकार के हस्त औजार का उपयोग किया जाता है? तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि उसमें एक तो चीज़ आती है आरी, एक आती है हेक्सा, एक आती है टेनरी और एक आती है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे धातुओं की बात की गई है, ठीक है, धातुओं की बात की गई है। तो ये धातुओं के लिए यहाँ पे हेक्सा प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? हेक्सा। देखो आरी कई प्रकार की होती है, वुडन आरी होती है, टेनन आरी होती है, जैसे लकड़ी प्लास्टिक की वस्तु काटती है। लेकिन अगर हेक्सा का नाम आ गया, जहाँ पे अगर हेक्सा का नाम आ गया, तो ये मान लीजिए आपकी सिर्फ धातु की ही बात की जा रही है, ठीक है, या फिर किसी भी मेटल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हेक्सा अपना ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। तारों का गेज या व्यास नापने के लिए किस प्रकार के मापन यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मापन टेप, स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टील रूल या डिवाइडर, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन दे दिया इन्होंने। मापन टेप, देखिए मापन टेप से तो ये टेप हो गया, इससे तो आप नापेंगे नहीं। स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टील रूल, डिवाइडर, ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए। अब इन चार ऑप्शन में से मेरा कौन सा वाला सही है, मुझे ये देखना है। तो अभी मैं कुछ देर पहले मैंने आपको ये चीज़ पिछले वीडियो में बताया था कि SWG, ठीक है, FWG, ये मेरा एक मानक जो तारों का जो गेज या व्यास नापने का एक मापन यंत्र है, वो है क्या? FWG, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। तो मेरा सही ऑप्शन कौन सा होगा? स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें हम तारों का व्यास ज्ञात करते हैं। चलिए अगला आगे चलते हैं। विद्युत परिपथ के पावर उप परिपथ के सर्किट का अधिकतम लोड होता है। देखिए यहाँ पे गौर करिएगा आप, ध्यान दें, यहाँ पे पूछा है क्या? ये चीज पावर उप परिपथ, ठीक है, पावर उप परिपथ। सिर्फ उप परिपथ पूछा होता नॉर्मल लाइट ऑन फैन का, तो हमारा आंसर कुछ और हो जाता। और यहाँ पे एक आ गई चीज पावर, ठीक है, क्या आ गई? पावर। यहाँ पे पावर आ गया है, ठीक है। अब इसको पावर आ गया है तो भाई इसकी पावर तो कम करना पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके लिए जो ऑप्शन हमारा होगा, वो ऑप्शन होगा 3000 वाट, ठीक है। क्या होगा? वाट। हमारा आंसर क्या होगा? 3000 वाट, क्योंकि पावर उप परिपथ में 3000 वाट का 3000 वाट तक हम लोड दे सकते हैं, ठीक है। लाइट एंड फैन के लिए 1000 वाट का दे सकते हैं। 800 वाट वैसे उसका निर्धारित है, लेकिन उसमें 1000 वाट तक हम दे सकते हैं, ठीक है। और पावर उप परिपथ में 3000 वाट हम दे सकते हैं। यह है पावर का उप परिपथ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। देखिए अब आप क्वेश्चन देख कर के ही समझ गए होंगे कि मैं इसमें क्या पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छे से। चित्र में प्रदर्शित औजार, ये जो औजार आपको दिख रहा है, ये औजार का नाम क्या है? मैलेट, कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर और लॉन्ग नोच प्लायर, ठीक है। तो आप सब बताइए कमेंट करके कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। क्या है? कॉम्बिनेशन प्लायर। मैलेट चीज़ अलग होती है,
साइड कटिंग प्लायर अलग होता है, लॉन्ग नोज प्लायर अलग होता है। यह है कॉम्बिनेशन जो कि सभी का कार्य लगभग कर देता है। यह कॉम्बिनेशन प्लायर है, ठीक है, जिसका उपयोग हम वायर को काटने के लिए, छीलने के लिए, ऐंठने मोड़ने के लिए इत्यादि कार्य के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित औजार का नाम क्या है? ठीक है, चित्र में प्रदर्शित औजार का नाम क्या है? ये अपन ने कई बार उपयोग भी करा है और लक्ष्य में सबसे ज़्यादा उपयोग कॉम्बिनेशन प्लायर इसका ही होता है। ये है कॉम्बिनेशन प्लायर, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है ऑगर, 3 ऑप्शन है वायर स्ट्रीपर और चौथा है स्नीप। ठीक है, तो हमारा आंसर, इसको आंसर क्या होगा, ये क्या दिख रहा है, वायर स्ट्रीपर। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, वायर स्ट्रीपर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम।